हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एमपी पॉल और आप देख रहे हैं एमपी पॉल टीचिंग ग्रुप। मैं आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 10th के हिंदी का पेपर लेके आया हूं और इसको शुरू करने से पहले इसके मुख्य निर्देश पढ़ लेते हैं। कि फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र का नामांकन अनिवार्यत लिखे, यानी ऊपर जो बॉक्स देखे उसमें अपना रोल नंबर लिखना है। और सेकंड इसमें इम्पोर्टेंट है कि जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। बाकी निर्देश आप देख सकते हो और हम पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कि जीवन की सच्ची प्रगति स्वावलंबन के द्वारा ही संभव है। यदि हमारे मन में अपना कार्य करने की उत्साह नहीं है, अपने रूप पर विश्वास नहीं है, आलस्य ने हमारी कार्य शक्ति को पंगु बना दिया है, तो फिर कैसे हमारे जीवन के कार्य पूरे हो सकते हैं। इस स्थिति में हम अपने आप को किसी भी कार्य को करने में असमर्थ पाएंगे। समाज, राष्ट्र और संसार के लिए तो हम कर ही क्या सकेंगे, स्वयं अपने लिए भी भार स्वरूप हो जाएंगे। यह बात विचारणीय है कि संसार में जो इतने महान कार्य हुए हैं, क्या उनके पीछे स्वावलंबन की सुदृढ़ शक्ति नहीं थी। यदि प्रारंभिक पुरुषों की भांति सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते, अकर्मण्यता, आलस्य और दूसरों के सहारे जीने की भावना लिए रहते, तो मानव समाज की इतनी प्रगति क्या संभव थी। इसलिए तो संसार के सभी महापुरुष स्वावलंबन के पुजारी थे। अपने हाथों से ही उन्होंने अपने महान जीवन का द्वार खोला था। इब्राहिम लिंकन, महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि महापुरुषों से कौन अपरिचित है। उन्होंने स्वावलंबन के अमृत को पीकर ही अमरता प्राप्त की है और इसी के कारण वे आज मरकर भी जीवित हैं। तो इस गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि व्यक्ति समाज के लिए वार कब बन जाता है। और थर्ड क्वेश्चन है कि समाज के प्रगति किन बातों पर निर्भर करती है। और फोर्थ क्वेश्चन है कि महापुरुष ने किस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाया है। और इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें काव्यांश है कि रणबेरी सुन कहे विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए, कुछ जल कण ढुलक रहे होंगे, कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। वेदी पर बेटा महाकाल जब नर बलि चढ़ा रहा होगा, बलिदानी अपने ही कर से निज मस्तक बढ़ा रहा होगा, उस बलिदान प्रतिष्ठा में पथ भूल न जाना पति कहीं। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में माँ मांग रही होगी आहुति, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में पल भर भी पड़े असमंजस में, पथ भूल न जाना पति कहीं। इस काव्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि युद्ध की रणबेरी सुनकर सैनिक की क्या प्रतिक्रिया होती है। थर्ड क्वेश्चन है कि कर्तव्य प्रेम की उलझन में पंक्ति से क्या आशय है। और फोर्थ क्वेश्चन है कि जब देश स्वदेश बलिदान मांग रहा हो तो हमारा क्या कर्तव्य है। और इसी के अथवा में हमारा सेकंड पद्यांश दे रखा है कि आज भी विश्वास मेरा तुम बहुत हो काम के, तुम बदल सकते हो नक्शे आज फिर आवाम के, पर जरा नीचे पधारो और तत्पश्चात कर लो, घर करो मजबूत पहले और दिलों को साफ कर लो, मोह छोड़ो कुर्सियों का सांस लो, अवकाश लो, फिर नई ताकत जुटाओ, देश का विश्वास लो, आस्था का देश है यह 100 गुना फिर पाओगे, यह मुहूर्त टल गया तो देखना पछताओगे, इसलिए फिर कह रहा हूँ महल के नीचे पधारो, देश फिर वंदन करेगा, फिर वही अर्चन करेगा और अभिनंदन करेगा। इस पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। सेकंड है कि कवि क्या कहकर युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है कि पछताने की स्थिति से बचने के लिए कवि किस बात को प्रेरित करता है या प्रेरणा देता है। और फोर्थ क्वेश्चन है कि रेखांकित पंक्ति का आशय लिखना है।
इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है। फर्स्ट इसमें निबंध है कि पर्यावरण संरक्षण हमारा दायित्व है। इस पर हमें 300 शब्दों में निबंध लिखना है, जिसका फर्स्ट पॉइंट है कि पर्यावरण जीवन का मूल आधार है। सेकंड पॉइंट है कि पर्यावरण संरक्षण का महत्व है। थर्ड पॉइंट है कि पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम। फोर्थ है कि जन चेतना हमारा दायित्व है। और इसमें फिफ्थ पॉइंट है कि उपसंहार। इसके बाद हमारा सेकंड निबंध आ जाता है कि राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्र का स्वरूप। सेकंड पॉइंट है नैतिक और कानूनी दायित्व है। थर्ड इसमें है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा। और फोर्थ पॉइंट है राष्ट्र और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। और फिफ्थ पॉइंट है इसमें उपसंहार। इसके बाद हमारा नेक्स्ट में है कि बढ़ती महंगाई दुखद जीवन, जिसका फर्स्ट पॉइंट है कि महंगाई का तांडव। सेकंड है महंगाई के कारण। थर्ड है महंगाई के दुष्परिणाम। फोर्थ है महंगाई को रोकने के उपाय। और फिफ्थ पॉइंट है उपसंहार। और फोर्थ निबंध है हमारा राजस्थान में गरजता जल संकट। हमारा फोर्थ निबंध है कि राजस्थान में गहराता जल संकट, जिसका फर्स्ट पॉइंट है जल का महत्व है। सेकंड है जल बहाव का परिणाम। थर्ड पॉइंट है जल की उपलब्धता। फोर्थ पॉइंट है भावी जल संकट। और फिफ्थ पॉइंट हमारा उपसंहार। इसके बाद हमारे पेपर का फोर्थ क्वेश्चन है कि स्वयं को भरतपुर निवासी अविनाश मानते हुए भरतपुर के नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी को सड़क पर बढ़ रहे अतिक्रमण को नियंत्रित करने हेतु पत्र लिखना है। और इसी का तो में हमारा दूसरा है कि स्वयं को कपिल मानते हुए अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को मोहल्ले में आए दिन होने वाली चोरियों की शिकायत करते हुए एक पत्र लिखना है। इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट है कि अमित ने अजय को अपना खिलौना दे दिया। वाक्य में कौन सी क्रिया है और उसकी परिभाषा लिखनी है। और इसका सेकंड है कि महात्मा गांधी सदा सत्य बोलते थे। रेखांकित पदों के पद परिचय के दो दो बिंदु लिखने हैं। इसका थर्ड पॉइंट है कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं और उदाहरण देकर समझाना है। और इसका फोर्थ का फर्स्ट है कि 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए सचरित वाक्य में प्रयोग करनी है। और फोर्थ का सेकंड है कि काला अक्षर भेष बराबर लोकोक्ति को इस प्रकार वाक्य में प्रयोग करते हुए इसका अर्थ स्पष्ट करना है। इसके बाद इसका फिफ्थ क्वेश्चन है कि सत्य स्नेह शील सूर सागर इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार की पहचान कर उसकी परिभाषा लिखनी है। इसके बाद में हमारा पेपर का सिक्स्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें है कि एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। बुरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का सिमटता हुआ संकोच और हवा का थिरकन। और इस पद्यांश के आधार पर इनके क्वेश्चन का आंसर देने हैं, जिसमें फर्स्ट है कि फसल पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि खेतों की लहलाती हुई फसल को देखकर मानव के मन में क्या चित्र उभरा। और कल्पना के आधार पर उत्तर लिखनी है। और इसी के अथवा में मैं सेकंड पद्यांश दे रहा है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य है। चिर प्रवासी में इतर में अन्य इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क रहा। अंगुलियां माँ की करती मधुपर्क देखते तुम इधर कनकी मार। और होती जब की आंखें चार अब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त पंक्ति के आधार पर बताइए कि माँ को धन्य क्यों माना गया है। और इसका सेकंड है कि और होती जब की आंखें चार पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। और इसके पश्चात हमारा सेवंथ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर देने हैं, जिसकी उत्तर सीमा लगभग 40 शब्द होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट है कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास जो संदेश भेजा उसकी गोपियों ने क्या प्रतिक्रिया की। सेकंड है कि आत्मकथा कविता में कवि जयशंकर प्रसाद के ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की जो मर्मी में अभिव्यक्ति की है वो उसे अपने शब्दों में लिखनी है। इसका थर्ड है कि कवि गिरिजा कुमार माथुर ने छाया छूना मत कविता से क्या संदेश देना चाहता है। और इस फोर्थ क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रचना के आधार पर बताइए कि मनुष्य को किन जीवन मूल्यों को अपनाने का संकेत किया है।
इसके बाद हमारा 8 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें है कि फट्टे की सिलानी सो सुद्यानो सुधा मंदिर उदय दही सो अधिकाई उमगे अमंग बाहर ते भीतर लो बीती न देखी देव दूध को सो फेन फैल्यो आंगन पर फसरबंद तारा सी तरुणी तामे दाढ़ी झिलमिली होती मोतीन की ज्योति मिले मलिका को मरकंद आरसी से अंबर में आबासी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अब इसमें इसके प्रश्नों के आंसर देने हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेखांकित पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। सेकंड है कि दूध को सो फेन से कवि का क्या आशय है। और थर्ड क्वेश्चन है कि सुंदर चांदनी के कारण आकाश का स्वरूप कैसा दिखाई दे रहा है। और फोर्थ क्वेश्चन है कि अर्शी से अंबर में आबासी उजारी लगे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। और इसी के आधार में हमारा सेकंड पद्यांश दे रखा है कि यश है या न वैभव मान है ना शर्माया जितना भी तू दौड़ा तू उतना ही भरमाया प्रभुता का शरण बिंब केवल मात्र तृष्णा है हर चंद्रिका में छिपी एक रात घसना है जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन छाया मत छूना मन होगा दुख दूना दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं दुख है न चांद खिला शरत रात आने पर क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर जो न मिला फूल भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण। इन प्रश्नों के आंसर देने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त पंक्तियों में कवि मानव को क्या बोध कराना चाहता है। सेकेंड है कि भौतिक वस्तुएं मानव को किस प्रकार भ्रमित करती है। थर्ड क्वेश्चन है कि हर चंद्रिका में छिपी रात एक कृष्णा है कहकर कवि क्या संदेश देता है। और फोर्थ क्वेश्चन है कवि गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए। इसके साथ हमारा 9th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती हैं। दुखी हो गए वो 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे में हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं है क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। अब इस गद्यांश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हालदार साहब के दुखी होने के कारण क्या था। सेकंड है कि हालदार साहब कस्बे में क्यों नहीं रुकना चाहते थे। और इसी के आधार में हमारा दूसरे गद्यांश है कि पढ़ने लिखने में स्वयं को कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं, अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं। अपढ़ो और पढ़े लिखे दोनों से अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण ही होते हैं और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देख कर जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती हैं और उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रहते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। इस गद्यांश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि समाज में अनर्थ होने के कारणों पर प्रकाश डालना है। और सेकंड है कि समाज की दृष्टि में कैसे लोग दंडनीय होते हैं। और हमारा पेपर का 10वां क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और उत्तर सीमा लगभग 40 शब्द होने चाहिए। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत रेखाचित्र सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है, स्पष्ट करना है। और सेकंड क्वेश्चन है कि फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग क्यों कहा गया है। और थर्ड क्वेश्चन इसमें एक कहानी यह भी के पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है कि दकियानुसी विचारधारा जहाँ मन को हतोत्साहित करती है, वहीं प्रगतिशील विचारधारा मानव मन में गर्वित करती है। और फोर्थ क्वेश्चन है कि लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन एवं वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर बताया है। इसके पश्चात हमारा 11th क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है और उत्तर सीमा लगभग 40 शब्द होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर निहित देशभक्ति के संदेश को अपने शब्दों में व्यक्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियमित और सच्चे मन से ही की गई प्रार्थना अवश्य फलदायी होती है, बिस्मिल्लाह खां के आधार पर कथन की पुष्टि करनी है। इसके बाद हमारा चैप्टर का 12th क्वेश्चन है कि बच्चे बचपन में निर्दोष निर्भय और मस्त होते हैं, उन्हें परिणाम की चिंता नहीं होती, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है और उत्तर सीमा लगभग 80 शब्द होने चाहिए। उसी के अथवा में सेकंड क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पहुँच कर लेखक ने कैसा अनुभव किया, उनकी मन की स्थिति का वर्णन अपने शब्दों में करना है। और इसके पश्चात हमारा 13th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने और उत्तर सीमा 40 शब्द में होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जॉर्ज पंचम के नाक व्यंग्यात्मक कहानी में भारत सरकार की किस मनोवृत्ति पर व्यंग्य करती है। और सेकंड क्वेश्चन है कि मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा, किस दृश्य को देखकर लेखिका का मन काव्य में हो गया। और थर्ड क्वेश्चन है टुन्नू के मारे जाने का समाचार सुनकर दुलारी की क्या प्रतिक्रिया हुई। और फोर्थ क्वेश्चन है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने माया और छाया का खेल किसे कहा है। और हमारा अभी ये है पेपर का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 14th, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि धूप या वाहन चलाते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन है कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की आप किस प्रकार सहायता कर सकेंगे। इस प्रकार हमारा पेपर का आखिरी क्वेश्चन भी हो चुका। और थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग वीडियो। ओके, थैंक यू, होप बेस्ट ऑफ लक।